हम क्वांटम का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पर आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो इससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर वर्ड को हम हार्मोनिक से और लीनियर वर्ड से रिलेट करेंगे। तो पहले हम ऑसिलेटर की बात करते हैं कि ऑसिलेटर क्या होता है। कोई भी आपका सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अपनी मीन पोजीशन से अगर टू एंड फ्रो मोशन पर जाता है तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो ऑसिलेट कर रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या मतलब उस टाइम पे वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, आपका एक ऑसिलेटर हो जाता है। अब ये ऑसिलेशन कैसे कि ये अपनी मीन पोजीशन की सब्सटेंस है, यहाँ पर ये सब्सटेंस अपनी मीन पोजीशन पर है, बट अपनी मीन पोजीशन से ये एक बार टू एंड फ्रो मोशन को मूव करता हुआ अपनी मीन पोजीशन को चेंज करता है। अब अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, दैट मीन्स ये मेरा सब्सटेंस, मान लो सपोज करो ये मेरा सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस मेरा एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लग गया है। बट इसको हम हार्मोनिक वर्ड से अगर रिलेट करें तो हार्मोनिक का मीनिंग क्या होता है कि वो अपने मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके आए और वापस से फिर से उसी पोजीशन पर आ जाए। अपनी मीन पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया था, एक मोशन के बाद, एक मूवमेंट के बाद वापस से उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो वो उसका हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। एक मूवमेंट के बाद, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो हार्मोनिक होता है। देखो जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा वापस से इसी पोजीशन पे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा वापस इसी पोजीशन पे, तो अपनी मीन पोजीशन को वापस से अटेन कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद, क्योंकि कोई भी ऑसिलेटर है तो वो अपनी मीन पोजीशन से एक फिक्स डिस्टेंस तक ही दूर जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक गया उसके बाद अगली बार पता नहीं बहुत दूर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाता है, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी करेगा कि अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद ऐसा हो रहा है कि वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। अब अगर आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करो तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप कोई भी डायटोमिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज करो कोई ए बी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम इसको एक ऑसिलेटर की तरह बोल सकते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, और साथ ही साथ ये लीनियर भी है, तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एक बॉन्ड है, तो इसमें तो हमारा ऑसिलेशन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑसिलेशन क्या होगा कि इसकी कोई मीन पोजीशन होगी, जो भी हमारा ये मॉलिक्यूल है इसकी कोई मीन पोजीशन होगी, ये इस मीन पोजीशन से खुद के बॉन्ड को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने के बाद ही वापस से इसको कंप्रेस करता है। और ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, ये टू एंड फ्रो मोशन, इसका क्या है, ये इसका ऑसिलेटरी बिहेवियर है और ये इसका ऑसिलेटरी मोशन है। तो अगर हमें कोई भी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करना है, अगर हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अप्लाई करना है, तो हम किसी भी जनरल से डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू वो अपने बॉन्ड की स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन कर रहा होता है, तो उस स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की वजह से उसमें एक ऑसिलेटरी बिहेवियर आ जाता है, और उसी ऑसिलेटरी बिहेवियर को हमें यहाँ पर स्टडी करना है और उस इक्वेशन को, मतलब उस टर्म को अप्लाई करना है किस पर, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को, और अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ अपने बॉन्ड को स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहा है, ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर ये इस तरह का मोशन कर रहा है, तो क्या हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल जो है, ए भी मॉलिक्यूल है, तो क्या ये हमेशा स्ट्रेचिंग या वाइब्रेटरी मोशन को करता रहेगा? हाँ जी, ये हमेशा इसमें स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशंस, सॉरी जो कंप्रेशंस है वो चलती रहती है, मतलब वाइब्रेशंस इसमें होते रहते हैं। तो वाइब्रेशन अगर हो रहे हैं तो ये वापस से, अब ऐसा नहीं होगा ना कि ये स्ट्रेचिंग की तरफ गया तो स्ट्रेचिंग की तरफ ही जाएगा, सिर्फ वापस से कंप्रेशन में नहीं आएगा, ये वापस से कंप्रेशन में भी आएगा। बट अगर वो वापस से कंप्रेशन में आ रहा है, एक बार स्ट्रेच हुआ, वापस से फिर से वो कंप्रेशन की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स उस पर वहां पर कोई उस टाइम पे कोई फोर्स काम कर रही है, और वो फोर्स क्या काम कर रही है, वो इसको रिस्टोर करने का काम कर रही है। रिस्टोर करना मतलब वापस से इसको इसके मीन पोजीशन पर भेजना चाहती है, और उस फोर्स को, जो भी वो फोर्स काम कर रही है, उसको हम उसकी रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब कोई रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है कि वापस से इसको इसकी मीन पोजीशन पर भेजने के लिए एक
अप्लाई की जा रही है। अब वो मीन पोजीशन पर जाने के साथ साथ एक कंप्रेशन वाला काम भी कर रही है। तो यहाँ से कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों चल रहे हैं, या यू कह लो टू एंड फ्रो मोशन दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो टू एंड फ्रो मोशन काम कर रहे हैं। तो आप सभी ने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, हुक्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अगर हम बात करें, रेस्टोरिंग फोर्स की अगर आप बात करें, तो फोर्स आपका कैलकुलेट किया जाता है माइनस ऑफ के एक्स से। के यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, और ये एक्स क्या है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, किसने, अपनी मीन पोजीशन से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो अपनी मीन पोजीशन को वेरी करता है जितना भी, चाहे वो कंप्रेशन में वेरी कर रहा है, चाहे वो एक्सपेंशन में वेरी कर रहा है, जो भी उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हम वो मान के चलते हैं कि अगर वो एक्स डिस्टेंस पर है अपनी मीन पोजीशन से, तो वो जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो के क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या, जो इनको बाइंड करने के लिए एक फोर्स काम कर रही है, दोनों मतलब एटम्स को बाइंड करने के लिए जो फोर्स काम कर रही है वो आपकी क्या है, फोर्स कांस्टेंट। मतलब उसको फोर्स उसके लिए जो कांस्टेंट यूज होगा वो आपका होगा फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, कौन सी फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, माइनस ऑफ के एक्स। इसके साथ ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारी V से रिप्रेजेंट की जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आपको पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, जो आपका सब्सटेंस है वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू मूव कर रहा है, मूव करने के टाइम पे जहां तक वो एक्सपेंड हो पाता है या जहां तक वो मोशन कर पाता है, वहां पर उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब वो जहां पर जाके रुकेगा वहां पर उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और जिस मूवमेंट पे वो जाकर रुका है उस मूवमेंट पे जो उसकी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगी। और अगर आपको वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसका मेथड होगा V ऑफ एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल कोऑर्डिनेट में ही डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, तो सिंगल कोऑर्डिनेट में चेक कर रहे हैं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं, और ये एक्स कोऑर्डिनेट में भी वो एक्स है जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो वो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो होती है माइनस एफ ऑफ डी एक्स। एफ क्या, फोर्स, फोर्स कौन सी, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसको अगर हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी सेट करनी पड़ेगी ना। लोअर लिमिट उसकी क्या होगी, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे डिस्टेंस क्या है, 0, और कहाँ तक वो मेनली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस तक। तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लोअर लिमिट उसकी 0 रहेगी और अपर लिमिट उसकी एक्स रहेगी। जब हम इस एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, माइनस इसके पास है, माइनस इसके पास है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 0 to x, f की वैल्यू क्या है, kx और dx। फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to x, हमारे पास क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। और लिमिट जब आप पुट करोगे तो वो भी हमारी सेम ही रहेंगी, क्योंकि 0 to x से आप लिमिट्स पुट कर रहे हो। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, V = हाफ ऑफ kx²। अब एक रिलेशन हमारे पास ये यूज करनी है हमें, कहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, किसकी हेल्प से, रेस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से। तो अभी तक आपने क्या किया है कि जो भी हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करनी है उसके लिए हमने कोई एक एग्जांपल लिया। वो एग्जांपल क्या लिया है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है। उस डायटोमिक मॉलिक्यूल पर हमने हुक्स का लॉ अप्लाई किया है। हुक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ के एक्स के। और यहाँ पर के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, एक्स क्या है, जो जितना डिस्टेंस वो हमारा ट्रैवल कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन के ड्यूरिंग। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैलकुलेट होती है माइनस ऑफ एफ डी एक्स से। एफ क्या है आपका, वही रेस्टोरिंग फोर्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर हमें ये टर्म कैलकुलेट करनी है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट के लिए हमारी लिमिट्स क्या रहेंगी, मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस तक अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो हमारे 0 to x उसकी लिमिट्स हो जाएंगी। लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी की ये। तो अब हम इसके बाद अगर बात करें, v की वैल्यू हमारी सॉल्व होके आ गई है, v = हाफ ऑफ kx²। ये जो वैल्यू आई है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें या इसको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद हमें कोई
बीच में। इसका मतलब अगर हम यहाँ से रिलेट करना चाहें कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को और उसके मीन डिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वो मुझे क्या मिला, पैराबोला। और वो पैराबोला किसके अलोंग मिल रहा है या किस मीन पोजीशन और किसके अलोंग मिला, ये मेरी यहाँ पर होगी उसकी मीन पोजीशन। x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मुझे एक पैराबोला मिला। अब इसके बाद देखिए, अगर किसी भी ऑसिलेटर की ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, एस ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी कि ऑसिलेशंस अगर हो रही हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ तो ऑसिलेट कर रहा होगा ना। अगर वो ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू से, वो मेरी इक्वल होती है 1/2 पाई। ये भी हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है, हुक्स की हेल्प से ही, 1/2 पाई √k/m। अब यहाँ पर ये k और m क्या है, 2 पाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा, m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसके बारे में भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब सब्सटेंस रहेगा उसका मास, और यहाँ पर k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। तो अब अगर आप मास एक्यूरेट फॉर्म में अगर इसको फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहते हो तो वो आपका आ जाता है 1/2 पाई √k/μ। बिल्कुल सेम रिलेशन है। मैंने इसको एक्यूरेट मतलब फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हमने म्यू वर्ड यूज कर दिया है m की जगह म्यू। ये म्यू क्या है आपका, रिड्यूस मास। रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास मतलब जो भी आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, ए बी जैसे हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, इस ए का अपना मास है, बी का अपना मास है, बट जो ओवरऑल मास बन रहा है हमारे सब्सटेंस का वो ए और बी दोनों की वजह से बन रहा है, तो एक इफेक्टिव मास होता है। वो इफेक्टिव मास, इसका मास सपोज करो m1 मास है, इसका सपोज करो हमारा m2 मास है, तो दोनों अपना इफेक्ट डालेंगे ओवरऑल मास के लिए। और वो ओवरऑल मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m1 plus m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ये होता है आपका रिड्यूस मास। मतलब दोनों का इफेक्टिव मास जो होगा, जो हमारा सब्सटेंस ओवरऑल इफेक्ट डालने वाला है मास की वजह से, तो वो आपका कैलकुलेट किया जाता है रिड्यूस मास की हेल्प से। और वो रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाता है रिड्यूस मास। तो इसमें हम अगर बात करेंगे कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी टर्म को यूज कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा मास यूज हो रहा है, तो वहाँ हमारा कौन सा मास यूज होगा, रिड्यूस मास। अगर सिंगल सब्सटेंस होता, अगर सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल की बात, मॉलिक्यूल नहीं सर, चलो एटम की बात अगर हम करते तो वहां पर हम m ले सकते थे, सिर्फ m से हमारा काम चल जाता। बट यहाँ पर हमारा डायटोमिक सब्सटेंस है, डायटोमिक में रिड्यूस मास इन्वॉल्व किया जाता है, तो रिड्यूस मास हमारा इसकी हेल्प से कैलकुलेट होगा। अब आपके पास v वैल्यू आ चुकी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखिए क्या आई, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई। अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख रही हूँ, k/m। अभी मैंने कहा कि भाई हमें m यूज नहीं करना है, हमें म्यू यूज करना है, बट हम यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन कि हमें म्यू बार बार यूज ना करना पड़े, हम जस्ट m यूज करके चल रहे हैं। बट आपके माइंड में ये चीज अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये m कौन सा है, रिड्यूस मास ही है। मास, उस मास को मतलब रिड्यूस मास को ही हम यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। अब देखो हमारे पास हुक्स ने जो भी स्टडी की हुई थी, अब तक हमारी जनरल जो ऑसिलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ चुकी है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें अप्लाई करना है इन रिलेशंस को कहाँ पर, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पर। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की जब हमने बात की है तो अब क्वेश्चन उठता है, हम 1 डायमेंशन में बात करेंगे, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में इसकी बात करेंगे। अभी तक आप जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करके चल रहे हो, उस डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप जस्ट टू एंड फ्रो डिस्टेंस बात कर रहे हो कि वो हमारा एक लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस 1 डायमेंशन में स्टडी किया जाता है। तो हमें अगर अब अपनी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करनी है तो वो हमारी कौन सी कितने डायमेंशन में बात की जाएगी, सिंगल डायमेंशन में ही बात की जाएगी। तो 1D इक्वेशन हम अगर लिखते हैं तो वो आपकी आ जाएगी d2/dx² साई प्लस 8π² m
बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी वन डायमेंशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है। क्या होगी? डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास कुछ नई इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, हमें वी का पता है। वी क्या है आपकी 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इस इक्वेशन में से हम के एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म यहाँ रख लेते हैं, बाकी वाली टर्म को इधर, मतलब जो ई के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना ये फैक्टर, ये हम इधर ले जाते हैं। अगर ये हम इधर लेके जाएंगे तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये तो टर्म हमें इधर ही रखनी है ना, तो ये नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जा रही है तो माइनस साइन के साथ जाएगी 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई, ये फैक्टर आ गया। अब ये नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी मेरा पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन आ चुकी है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट क्या है? आपका फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है m इंटू ओमेगा। m इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा यहाँ पर क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी कैलकुलेट की जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू से कैलकुलेट की जाती है। अगर मुझे फोर्स कांस्टेंट कहीं पर कैलकुलेट करना है तो m इंटू ओमेगा से कैलकुलेट किया जाएगा। m क्या है? वही मास। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो आपकी इक्वल होती है 2 पाई न्यू के। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, किस किस फॉर्म में है देखो। उसके पास m है, h है, k है, x है, इसके साथ साई भी था भाई, साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपका साई आएगा साथ में। तो आपके पास ये रिलेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में देखो बहुत सारे कांस्टेंट आ चुके हैं। बहुत सारे कांस्टेंट कौन कौन से आ गए? के, इसके बाद h, m, ये सारे हमारे क्या चल रहे हैं? कांस्टेंट चल रहे हैं। तो इन कांस्टेंट्स को हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नया कांस्टेंट जनरेट करेंगे। और वो नया कांस्टेंट क्या जनरेट करते हैं? देखिए, हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, हमारी कोशिश क्या है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। पहले हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर समझा। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में अप्लाई करा। अब हमारी इक्वेशन को हमें किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना है और वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर जो इतने सारे कांस्टेंट आ चुके हैं, उन्हीं कांस्टेंट को एक ओवरकम करने के लिए हम एक नया कांस्टेंट मान के चल रहे हैं जो कि आपका है जाई। जाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स। हमने एक नया कांस्टेंट माना जिसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि हमने एज्यूम किया अल्फा इंटू एक्स। एक्स तो क्या है? आपका वेरिएबल। अल्फा क्या है? अल्फा हमें नहीं पता। तो अल्फा यहाँ पर एक अनडिफाइंड कांस्टेंट है, अनडिफाइंड कांस्टेंट। अनडिफाइंड कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू ही एज्यूम नहीं की। हमने कहा भाई इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए हमने कोई नया कांस्टेंट मान लिया। नया कांस्टेंट माना, उसमें हमारा एक्स तो हमें पता है हमारा वेरिएबल है, बट अल्फा का हमें कोई अता पता नहीं है। तो अगर हमें नहीं पता, हम अभी के लिए इसको अनडिफाइंड कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अनडिफाइंड कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, बट आगे जाके 2-3 स्टेप्स के बाद हम इसकी वैल्यू को अज्यूम करेंगे अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि जिसमें जितना ईजी हमारे लिए इक्वेशन को सॉल्व करना रहे, हम ऐसा कुछ अल्फा डिफाइन करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, पर अभी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, x वैल्यू अगर
मैं कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहां से जाई बाय अल्फा के। एक्स वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ गई, जाई बाय अल्फा के। तो यहां से अगर मैं dx कैलकुलेट करूं, चेंज इन x, क्यों कैलकुलेट कर रही हूं पहले ये समझिए। यहां पर मेरे पास d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर है, ये मेरा एक क्या है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने, यही इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर हमारे पास मिल जाए। तो हम सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स का, इस इक्वेशन का सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा भी हमने कहा अनडिफाइंड कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर जाएगा, तो 1 बाय अल्फा तो एज इट इज रहेगा। जाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी जाई, x इज इक्वल टू जाई बाय अल्फा आ गया था, यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 बाय अल्फा डी जाई। अब इसको अगर मैं 1 बाय डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, या मैं यूँ कहूँ d बाई डी एक्स की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसमें आपका ये हो जाएगा अल्फा d बाय डी जाई, सॉरी जाई, ये आपका क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा d बाय डी जाई। अगर मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन, मुझे क्या चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डबल डिफरेंशिएशन, तो अगर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अल्फा का भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे और साथ के साथ किसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, x की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। देखिए इस इक्वेशन की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये अल्फा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी जाई स्क्वायर, इस टर्म की जगह तो पुट कर दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर 1/2 से देखो यहाँ 8 कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ हम 4 पाई स्क्वायर ही कर लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर, इसको रब कर रही हूँ। इसके साथ क्या बचा, के एक्स स्क्वायर साइन, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास जाई बाय अल्फा, और x स्क्वायर की क्या हो जाएगी, जाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इनटू साई इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इंटू ई साइन। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो भी फैक्टर्स है पहले इनको सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करो। छोटे फॉर्म में मतलब यहाँ पर देखो 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है ना, आपको पता है एच कट एक टर्म होती है हमारी, एच कट किसके इक्वल होती है, एच अपॉन 2 पाई के। तो जहाँ पर भी एच अपॉन 2 पाई है वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एच कट। तो एच कट वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो इसमें देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी जाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर है यहाँ पर एच स्क्वायर है। इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ जाएगा m अपॉन एच कट का स्क्वायर के जाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पर भी अगर हम करेंगे 8 पाई स्क्वायर है, इसमें से 4 पाई स्क्वायर को हम अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं किसमें, एच कट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन एच कट का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 2m बाय एच कट का स्क्वायर ई साइन, ये टर्म हमारे पास बची। अब इसके बाद हम कर लेते हैं अल्फा डिफाइन। जो अभी हमने कहा था ना अल्फा अनडिफाइंड है, इस अल्फा को डिफाइन करेंगे, बट उसके साथ ही हम इस इक्वेशन को ओवरऑल अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ओवरऑल डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा माइनस डी स्क्वायर बाय डी जाई स्क्वायर प्लस एम के जाई स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर 4 साई इज इक्वल टू 2m बाय एच कट स्क्वायर ई साई। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या ये सिंप्लीफाइड लग रही है किसी भी एंगल से, ये बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड नहीं है। इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर साथ में अल्फा स्क्वायर भी आएगा भाई,
मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमने अल्फा को अनडिफाइंड छोड़ा था, अब हम अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड लगेगी। तो हम अल्फा को कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर इस जाई स्क्वायर साई के अलावा बाकी सारा फैक्टर किसी तरह से 1 हो जाए। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जाई स्क्वायर जो कि हमारा एक वेरिएबल है, हमने वेरिएबल फॉर्म में ही माना था। क्यों वेरिएबल कह रही हूँ? क्योंकि जो मेरा जाई माना था हमने वो अल्फा इंटू एक्स माना था, और एक्स अगर वेरिएबल है तो ये हमारा जाई भी तो इसी पर डिपेंडेंट है ना, तो ये हमारा ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर नहीं सकता, इसको तो हम किसी अल्फा कांस्टेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बट हम इन सभी फैक्टर्स को, जो कि के फोर्स कांस्टेंट है, एच कट जो है हमारा ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, और आपका अल्फा तो है ही कांस्टेंट जिसको हमने डिफाइन करना है। तो अब हमारा काम क्या है कि भाई हम इस अल्फा को कुछ इस तरह से डिफाइन कर लें जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो सोल्यूशन है, सॉरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाइड आ जाए, और वो सिंप्लीफाइड में भी हम इसकी वैल्यू 1 लाना चाहते हैं ताकि हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशंस बचे ही ना। तो अगर इसको कुछ हमें 1 डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो सकती है अल्फा की? अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखिए, अल्फा अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं एम के डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर की पावर अगर मैं 1/4 कर दूं, अल्फा एम के एच कट की पावर एच कट स्क्वायर की पावर 1/4 अगर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर जब मैं अल्फा की वैल्यू पुट करूंगी तो एम के डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर की पावर 1/4, ये वाली पावर, इससे एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एम के से एम के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं एम के डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/4। तो हम ये जब वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसके बाद हमारी इक्वेशन में यहाँ पर जस्ट 1 वैल्यू बचेगी, बट अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पर भी है ना, तो अगर यहाँ पर भी अल्फा है तो हमें इस अल्फा को यहाँ से भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन क्या बचती है। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं पहले इसको मान लूँ, इस वाले फैक्टर को लैम्डा, कोई मैं कांस्टेंट मान रही हूँ लैम्डा, इस लैम्डा वैल्यू की मुझे मतलब इस लैम्डा की वैल्यू चाहिए डिफाइन फॉर्म में कि मेरी वो लैम्डा वैल्यू क्या आ सकती है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस अल्फा की वैल्यू को, और जो भी लैम्डा हमारा सॉल्व होकर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। और ये देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, क्या है हमारा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2m e डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है, एम के डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर 1/4। अब ये है अल्फा स्क्वायर, ये है हमारा सिंपली अल्फा। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2m e डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका एम के एच कट स्क्वायर की पावर 1/2। ये एच कट स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पर सिंपल एच कट स्क्वायर एच कट बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, एच कट मतलब इससे एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा है देखिए 2m e डिवाइडेड बाय एच कट एम के की पावर 1/2। ये वाला फैक्टर इसके सिंगल एच कट से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब m की पावर 1/2 है, यहाँ पर m की पावर यहाँ पर 1 है, इस यहाँ पर ये वाली जो पावर है इसको हम m की पावर 1/2 जैसे ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 1/2 इंटू m की पावर 1/2। तो एक पावर से यहाँ से एक पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर बचेगा m रेज़्ड टू पावर 1/2। तो ये लैम्डा मेरा इक्वल आ जाएगा देखिए 2e डिवाइडेड बाय एच कट, और एच कट के साथ हमारा यहाँ पर m तो कैंसिल हो गया, k की पावर क्या बची 1/2, और साथ में यहाँ पर क्या है m की पावर 1/2। तो ये फैक्टर आपके पास बचा। अब इसमें एच कट की वैल्यू पुट कर दो। एच कट की क्या वैल्यू होती है, h/2π। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा 2e, इस m की पावर 1/2 को मैं नीचे लेके जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, 2e डिवाइडेड बाय h/2π
k की पावर भी 1/2 है, डिवाइडेड बाय जब ये वाला m की पावर 1/2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो बाय m, और इसकी ओवरऑल पावर कितनी हो गई 1/2। मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आपने स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी फैक्टर की बात की थी कि ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इक्वल कहा था, न्यू जो आपने कहा था स्टार्टिंग में वो किसके इक्वल कहा था 1/2 पाई √k/m। क्या ये फैक्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, h/2 पाई है, h अगर बच जाता है तो 1/2 पाई k/m की पावर 1/2। इस फैक्टर की जगह मैं पुट कर सकती हूँ क्या, न्यू वैल्यू। तो अगर जब हम यहाँ पर न्यू वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा आपका 2e/h न्यू। तो इसका मतलब मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है 2e/h न्यू। अब ये वैल्यू भी हम यहाँ पर जब पुट करेंगे और जो हमारा अल्फा की वैल्यू है वो भी यहाँ पर पुट करेंगे, अभी मैंने आपको पुट करके भी बताया था, ये वैल्यू तो हमारी बन जाएगी 1। तो हमारी इक्वेशन ये क्या बचेगी, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू जो कि मेरी 2e/h न्यू आई है और जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी -d²/d² प्लस ये वैल्यू पुट करने के बाद तो 1 ही बन जाना है, तो ψ² साई इज इक्वल टू, यहाँ पर इस वैल्यू की जगह हमारा क्या बच रहा है 2e/h न्यू, तो 2e/h न्यू साई, ये इक्वेशन बची है। वैसे हम यहाँ पर जो ये 2e/h न्यू है, जो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम इसको सिर्फ लैम्डा भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी लैम्डा साई। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है वो भी यहाँ ले आते हैं, -d² प्लस ψ² माइनस लैम्डा साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है अब हमारी। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही हमारा कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट यहाँ से हमने आउट कर दिए हैं। कौन सा कांस्टेंट रह गया है, सिर्फ लैम्डा। और ये हमारा साई जो है साई भी वेरिएबल है, जाई भी हमारा यहाँ पर क्या है वेरिएबल है, क्योंकि जाई को हमने अभी कहा था कि भाई हमने एक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। अब इस टाइप की इक्वेशन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमें एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मिलता है, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मिलेगा। और एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए वेरी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके होते हैं एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन की अगर हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन की बात करें, कब, अगर हम जाई को जो है हमारा वो उसको इनफाइनाइट पर ले जाए, इन्फिनिटी टेंड करा दे, तो हमारी इस इक्वेशन का एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू a e⁻² प्लस b e⁻²+2। ये इक्वेशन बनेगा, मतलब ये सॉल्यूशन बनेगा, सॉरी साई इज इक्वल टू a e⁻² प्लस b e⁻²+2। यहाँ पर ये जाई है ψ²/2। तो अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें से हम इस इक्वेशन को, इस टर्म को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देखिए e⁻, अगर हम एक बार माइनस जाई कर रहे हैं, एक बार e⁻+ प्लस जाई कर रहे हैं। अब मैंने कहा जाई को मैंने इन्फिनिटी टेंड कराया, अगर मैंने इन्फिनिटी टेंड कराया दैट मीन्स यहाँ पर e⁻ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर e⁻+ प्लस इनफाइनाइट। तो e⁻+ इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इन्फिनिटी ही, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है आपकी 0। तो किसी भी फंक्शन की या किसी भी साई वैल्यू जो, कोई भी साई वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो सकती है, पर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। इनफाइनाइट का मतलब तो वो वैलिड ही नहीं है ना, तो ये वैलिड, ये वाली टर्म हमारी इस सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं होगी। अगर ये टर्म हमारी वैलिड नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ क्या बचा, साई इज इक्वल टू a e⁻² तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन बन गया
जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो वो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन सिर्फ कौन सा बचा है हमारा, ये बचा साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन हमारा बच रहा है। अगर हमारा यही सॉल्यूशन सिर्फ बचा तो इसके बाद साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। बट ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लार्ज वैल्यूज ऑफ साई के लिए पॉसिबल है। जाई जो टर्म है हमारा उसकी सिर्फ लार्ज वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। बट हमें तो सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, जो लार्ज वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल हो और स्मॉल वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर इसके लिए कि भाई हमारा स्मॉल और लार्ज दोनों वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल सॉल्यूशन हमें मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, साई इज इक्वल टू इस a को ऐसा कोई फंक्शन मान लेते हैं जो कि उस फंक्शन के अगर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है ये साई वैल्यू वो हमारी स्मॉल वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल हो और लार्ज वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो हम कोई फंक्शन मान लेते हैं एच जाई जो कि हमारी a वैल्यू के इक्वल होगा। जो भी हमारे यहाँ पर a जो टर्म आ रही है उसकी जगह में अगर एच जाई टाइप का कोई फंक्शन मान लूं, मतलब फंक्शन जाई का ही है पर कोई हमने फंक्शन माना है एच, वो फंक्शन अगर हमने मान लिया तो उसके बाद मेरा जो साई वैल्यू है ये साई है और ये जाई है, इसमें डिफरेंस समझना। तो जो ये मेरा साई फंक्शन है वो लार्ज वैल्यूज ऑफ जाई के लिए भी एप्लीकेबल होगा और स्मॉल वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एच जाई ई रेज टू पावर जाई स्क्वायर बाय 2। अब मेरा ये सॉल्यूशन है। इसको हमें इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन स्टार्टिंग में आई थी ना, डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा माइनस जाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें वैल्यू को पुट करना है। इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और उस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करके ये चीज दिखा देनी है कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन हमारे लिए वैलिड है और ये हमारे लिए स्मॉल और लार्ज दोनों वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डी साई बाय डी जाई। अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ तो इसमें भी जाई है इसमें भी जाई है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है डिफरेंशिएशन के केस में, डी यू इंटू वी। अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट मींस एच जाई एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो e रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 एज इट इज आएगा और इस टर्म का अगर आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जाई साथ में आ जाएगा, माइनस जाई। अब उसके बाद फिर हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एच बाय डी जाई। अब ये मैं ब्रैकेट वाला जाई नहीं लिख रही हूँ, ये एच जो है हमारा जाई का फंक्शन ही है, ये अंडरस्टूड है चीज। तो डी एच बाय डी जाई आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। अब इसका हमें क्या चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएशन भी चाहिए ना जाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी इक्वेशन की डिमांड क्या है, इसका डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर हमें अब कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए हमारे तीन फंक्शंस हैं इसमें, इस वाली टर्म में तीन फंक्शंस हैं जो कि तीनों ही वेरिएबल है, तीनों में ही जाई है। जाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जाई तीनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। जैसे हमारा प्रोडक्ट रूल लगा था दो फंक्शंस पर, इसी तरह से हमारा तीन पर भी लगता है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अगर आपके पास है तो उस टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन बाकी दो को कांस्टेंट प्लस फिर नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट फिर नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट। हमारे मतलब क्या, डी यू इंटू v और w एज इट इज प्लस फिर उसके बाद हम u एज इट इज dv का मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन w एज इट इज, फिर हम थर्ड केस में क्या करेंगे u इंटू वी एज इट इज और dw का डिफरेंशिएशन। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी दो कांस्टेंट एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन ये वाले और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज, सेम चीज यहाँ पर भी हमने रिपीट करी और दो फंक्शंस को हमने कांस्टेंट रखा। यही रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डबल का प्रोडक्ट रूल लगेगा और अगर यहाँ पर डबल का प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही सेम चीज करनी है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। देखिए एच साई, इसमें मैं फर्स्ट का
डिफ्रेंसिएशन अगर करूंगी तो dh बाय डी जाई, फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स मेरी एज इट इज आएंगी, नेगेटिव साइन है इसके पास जाई के पास, जाई ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। अब मुझे सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म हमें एज इट इज रखनी है, तो प्लस इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस जाई टर्म आगे आ जाती है और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज लिखी जाएगी, तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ माइनस जाई और उसके बाद एच जाई एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 इंटू जाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा जाई स्क्वायर और इसका नेगेटिव साइन, और जो हमारा सॉल्व होके आने वाला जाई है उसके नेगेटिव साइन से ये साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब थर्ड टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है और थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो जाई का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ टर्म बचेगी ये, तो प्लस विद नेगेटिव साइन इसके पास है, नेगेटिव साइन के साथ h इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। इसका हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, किसका, इस वाले फर्स्ट वेक्टर का हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर एच बाय डी जाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म हमारी एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। अब प्लस साइन के साथ जाना है वैसे तो, पर इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस जाई साथ में आएगा, तो माइनस जाई इंटू डी एच बाय डी जाई और साथ में ये वाली टर्म ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2, ये फैक्टर आपके आ जाएंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो टर्म हमारे यहाँ पर डबल टाइम है या कैंसल वाली ऐसे टर्म है वो देख लेते हैं एक बार। इसके पास देखो डी एच बाई डी जाई जाई ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 है, इसके पास भी सेम यही टर्म्स हैं, ये भी नेगेटिव साइन के साथ है, देखो माइनस साइन है तो हम यहाँ अगर ये नेगेटिव साइन ले लें तो ये नेगेटिव साइन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल रिपीट हो रही है सेम फैक्टर के साथ, तो ये हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, इस फैक्टर को और लास्ट वाले फैक्टर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए h ई रेज टू पावर माइनस जाई बाय 2 इसके पास भी है, h ई रेज टू पावर माइनस जाई बाय 2 इसके पास भी है, तो इसमें से हमारा ये फैक्टर कॉमन आ सकता है। इसके पास जाई स्क्वायर है साथ में, इसके पास 1 है, इसके पास ये मतलब यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो जाई स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में जाएगा और ये वाला फैक्टर हमारा सिंगल में बचेगा। दोबारा देखिए डी एच बाई डी जाई जाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई बाई 2 विद नेगेटिव साइन यहाँ पर भी है, सेम टर्म हमारी यहाँ पर भी है जाई डी एच बाई डी जाई ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला फैक्टर दोनों हमारे सेम है और रिपीट हो रहे हैं विद नेगेटिव नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दैट मीन्स ये फैक्टर हमारा 2 टाइम्स आ चुका है। अब इस वाले फैक्टर में देखिए जाई स्क्वायर एच ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2, ये वाला टर्म एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई बाय 2 और एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई बाय 2 यहाँ पर भी दोनों में रिपीट हो रहा है तो ये टर्म हमारी कॉमन आ सकती है। तो इसके बाद हमारी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं ये वाला फैक्टर लिख रही हूं डी स्क्वायर एच बाय डी जाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2, ये फैक्टर आया। इसके बाद मैं ये वाला फैक्टर लिख रही हूं, ये वाला फैक्टर, ये दोनों जो डबल में जा रहे हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स जाई डी एच बाय डी जाई ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। उसके बाद हमारा कौन सा फैक्टर आएगा जो इनमें से कॉमन आने वाला है एच ई रेज टू पावर जाई स्क्वायर बाय 2, इसमें कॉमन आकर आ जाएगा आपका प्लस जाई स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू पावर एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 जाई स्क्वायर बाय 2। तो आपकी इक्वेशन ये आ चुकी है किसकी, डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर हमारा सॉल्व होके ये आ चुका है। अब इस इक्वेशन को हमें उस लास्ट जो हमने इक्वेशन उठाई थी, इक्वेशन क्या थी हमारी, डी स्क्वायर साई बाय डी जाई स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर माइनस लैम्डा साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशन में हमें पुट करना है किसकी वैल्यू को, इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी,
यहीं से वैल्यू उठा लेते हैं। देखो e⁻⁻² इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तीनों फैक्टर्स के पास है, वो हम कॉमन लेके लिखेंगे। तो हमारे पास बचेगा d²h/d² माइनस 2 प्लस (-1) e⁻, अब इनका कॉमन फैक्टर है e⁻⁻²/2। यहां तक तो हो गया, हमारी ये इक्वेशन की वैल्यू तो आ चुकी है विद नेगेटिव साइन। तो इसके बाद हमारे पास बचा (-2 माइनस लैम्डा), तो ये टर्म बची लैम्डा प्लस (-2 माइनस लैम्डा साई = 0। और यहाँ साई की वैल्यू और पुट कर दो। साई की वैल्यू हमारी क्या अज्यूम की थी, जब हमने कहा था कि भाई साई में जो e⁻²/2 आया था, फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई जो ये साई वैल्यू है ये सिर्फ लार्ज वैल्यूज पर ही एप्लीकेबल है। उसके बाद हमने कहा था कि ए की जगह हम कोई फैक्टर ले रहे हैं h साई, तो उसके बाद मेरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, जो कि हमारी स्मॉल वैल्यूज पर भी एप्लीकेबल होगी और लार्ज वैल्यूज पर भी एप्लीकेबल होगी। तो उसके बाद हमारा साई वैल्यू क्या बन चुकी है, h × e⁻⁻²/2। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे साई की, तो h × e⁻⁻²/2 = 0। अब यहाँ से इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को ओवरऑल डिवाइड कर दो, किस फैक्टर से, e⁻⁻²/2 से। अगर हम इसको ओवरऑल डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी, यहां से भी ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बच रही है, प्लस (-2 माइनस लैम्डा h = 0। अब देखो ये सारी इक्वेशन हमारी h की फॉर्म में आ चुकी है, इसके पास h है या फिर xi है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नाम देंगे हर्मिशन इक्वेशन। अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी ये पेंडिंग है। इसको अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा सिंपल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो हमारे पास की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास xi है और लैम्डा है और h है। xi तो हमारा h, अगर हम बात करें h और xi तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसमें तो दोनों ही वेरिएबल हमारे हैं। यहाँ पर लैम्डा हमारा हो गया कांस्टेंट, अरे हर्मिशन नहीं, ये हर्माइट इक्वेशन बोला जाता है इसको। अब इस इक्वेशन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारा पॉलिनोमियल मेथड की हेल्प से सॉल्व की जाती है। पॉलिनोमियल मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। और पॉलिनोमियल मेथड में भी हम xi को एक टाइप के फंक्शन के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। वहां पर xi को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो किस फॉर्म में, समेशन n running 0 to infinite an xi power n। यहाँ पर जो आपका h है, जो हर्माइट h है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो इस फॉर्म में। अगर हम इसको पॉलिनोमियल मेथड की मतलब हेल्प से अगर हम सॉल्व करते हैं तो xi को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्म में। और जब ये xi की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है। देखिए इसको सॉल्व करके ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बनता है समेशन k रनिंग 0 to infinite। ध्यान से देखना इसका, हाँ भाई ये जो सॉल्यूशन हम इसको, इस इक्वेशन को इसमें पुट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि पूरा सॉल्व करने में ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक इतना लेंथी हो चुका है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व भी करने लगेंगे तो मैथमेटिकल बहुत लंबी रिलेशन चली जाएगी। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और जस्ट रिजल्ट हम लिखेंगे। तो वो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, k + 1 k + 2 k + 2 माइनस k + 1 माइनस लैम्डा ak xi power। अब इसको ब्रैकेट में करके ये सारा टर्म हमारी ब्रैकेट में रहेगी, xi power n = 0 या xi power k कर लो, यहाँ पर xi power
n इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आएगी k+1 k+2 a k+2 माइनस k+1 माइनस लैम्डा a के होल ब्रैकेट n इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमारा सॉल्यूशन जो आने वाला है वो ये टर्म आएगी। इसके बाद देखिए अब हमारी बात आती है कि हमने इस इक्वेशन में ये बात बोली थी, इस सॉल्यूशन में ये बात बोली थी कि भाई जो हमने साई वैल्यू कैलकुलेट की थी, साई वैल्यू a इंटू e⁻² वहां पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन मान ली थी कि भाई ये सिर्फ लार्ज वैल्यूज पर ही एप्लीकेबल है, ये स्मॉल वैल्यूज पर एप्लीकेबल नहीं था। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन मान लिया था एक ही जगह hxi। फिर उसके बाद हमने कहा कि hxi अप्लाई करने के बाद मेरा जो साई सॉल्यूशन है, जो साई की वैल्यू आई है वो मेरी लार्ज वैल्यूज पर भी एप्लीकेबल होगी और स्मॉल वैल्यूज पर भी एप्लीकेबल होगी। तो यही कंडीशन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारी तभी सभी वैल्यूज पर एप्लीकेबल होगी, तभी हमारे सभी सॉल्यूशंस का हमें आंसर देगी अगर ये जो सेपरेट वैल्यूज हैं, सेपरेट वैल्यूज मतलब यहाँ पर जाई की वैल्यू n लेके चल रहे हो, n वैल्यूज वेरी करेंगी, 1 2 3 हमारी डिफरेंट इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब xi⁻1 वाली टर्म्स भी आएंगी, xi⁻2 वाली टर्म्स भी आएंगी, xi⁻3 वाली टर्म्स भी आएंगी। इसी तरह से अगर हमारी सारी टर्म्स आ रही हैं तो सभी के सभी कोएफिशिएंट xi के अगर हमारे वेनिश हो जाते हैं मतलब ये हर एक फैक्टर हर एक xi⁻s के लिए वो सारे वैल्यूज के लिए अगर हमें 0 रिजल्ट दे देता है, वेनिश हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारी लार्ज वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल है और स्मॉल वैल्यूज ऑफ xi के लिए भी एप्लीकेबल है। अदरवाइज ये वैल्यू हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर ये हमारी वैल्यू एप्लीकेबल है, हमने जैसा कि कहा कि हमने जो साई वैल्यू में एक ही जगह h फंक्शन माना था वो हमारा लार्ज और स्मॉल दोनों वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए हमारे पास जो ये रिजल्ट है ये मस्ट है कि ये वाली टर्म हमारी वेनिश करे हर xi⁻n के लिए। तो अगर ये वेनिश करेगी तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन ये वाली हर वैल्यू, सिर्फ ब्रैकेट वाले फैक्टर की बात कर रही हूँ, ये हर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 के हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 के हो जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं ak+2 इज इक्वल टू k+1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय k+1 k+2 इंटू ak। ये हमारी टर्म इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिलेशन, ये वाली टर्म जो है हमारी अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो ये हमारा फैक्टर ये एप्लीकेबल होना चाहिए और ये वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर ऐसी ये टर्म्स हमारी ट्रू हैं तो यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो क्या, अगर मेरे पास किसी तरह से a0 वैल्यू आ जाए, मतलब a0 वैल्यू आ जाए, k मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, k 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। अगर a0 टू इनफाइनाइट अगर मेरा वेरी कर रहा है 0 1 2 3 ये सारी टर्म्स होनी चाहिए। अब इसका मतलब अगर मेरे पास a0 वैल्यू है, यहाँ पे अगर मेरे पास a0 वैल्यू है तो वहां से मैं यहाँ पर k की जगह 0 पुट करके मैं a2 कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ अगर मेरी फिर a2 मेरे पास आ जाए तो मैं यहाँ a2 वैल्यू पुट करके मेरी a4 वैल्यू आ सकती है। किससे आई, a0 से मेरी a2 वैल्यू आई, a2 से मेरा a4 आ रहा है, a4 से मेरा a6 आ रहा है। इसका मतलब मुझे a0 वैल्यू पता चल जाए तो मेरी सारी इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी, इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, a0 a2 a4 a6। बट अगर मेरे पास किसी तरह से a1 हो जाए, मतलब किसी तरह से a1 मुझे पता चल जाए, तो a1 पता चलने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही a1 वैल्यू पुट करूंगी मेरे पास क्या आएगा, a1 की हेल्प से मेरे पास a3 आ जाएगा, a3 की हेल्प से मेरे पास a5 आ जाएगा, a5 से मेरे पास a7 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास अगर सिर्फ a0 वैल्यू है और a1 वैल्यू, मुझे ये दो टर्म्स अगर मुझे पता चल जाए तो वहां से मैं पूरी सीरीज कैलकुलेट कर सकती हूँ। किसकी, यहाँ से जैसे a0 से मेरी सारी इवन वैल्यूज आ जाएंगी और मेरी a1 से मेरी सारी ओड वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर इवन और ओड वैल्यूज मेरी सिर्फ a0 से और a1 से आ रही है तो हम वो सारे के सारे फैक्टर्स आने के बाद समेशन वाले फैक्टर में इनकी वैल्यूज को पुट करके और अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब अगर मैं ये बोल दूं, मैंने कहा कि भाई मेरा a0 या तो 0 हो जाए
या मेरा A1 0 हो जाए। अगर मेरा A0 0 हो जाता है जिसकी वजह से मेरी सारी इवन वैल्यूज मिलने वाली थी, तो इसका मतलब मेरे रिजल्ट में इवन वैल्यूज का एक भी फैक्टर नहीं आएगा। अगर मेरा A0 0 हो जाता है तो इवन वाली सारी वैल्यूज 0, क्योंकि A0 0 तो A2 0, A2 0 तो A4 0, A4 0 तो A6 0। इसी तरह से ही अगर मेरा A1 0 हो जाए, A1 0 हो जाए तो फिर उसका मतलब मेरा A3 भी 0, A5 भी 0 और A7 भी 0। तो ये सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर मेरा A0 0 हो जाता है तो मेरे रिजल्ट के पास जो भी मेरा इक्वेशन ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के पास सिर्फ और सिर्फ ऑड फैक्टर्स रहेंगे। और अगर मेरा A1 0 हो जाता है तो मेरे रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज आएंगी। और अगर इवन वैल्यूज आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो दो फैक्टर्स का समेशन आएगा। दो फैक्टर का समेशन कैसे? मैं एक तो कह सकती हूँ कि जो मेरा HI है, जो सॉल्व होके मेरा HI आने वाला है वो एक इवन फैक्टर को रखेगा, एक मेरा HI ओड फैक्टर को रखेगा। और अगर मैं इवन वाले फैक्टर्स को और ओड वाले फैक्टर्स को दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या? पहले हम सारी इवन वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद में सारी की सारी ओड वैल्यूज कैलकुलेट कर लूं और दोनों को अगर मैं सम कर देती हूँ तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। अगर इवन वैल्यूज की हम बात करें तो हमारी इवन वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से। तो 0 से स्टार्ट होंगी तो यहाँ पर मेरा सिर्फ A0, यहाँ भी जब आप वो वैल्यू साथ में पुट करते जाओगे तो यहाँ आपका आ जाएगा A2 xi raised to power 2 प्लस A4 xi raised to power 4। इस तरह के फैक्टर्स आते चले जाएंगे प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर जब हम ओड वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ये 0 नहीं है, O है, तो O है मतलब दैट मीन्स ओड वैल्यूज है। यहाँ पर A1 प्लस A3 xi raised to power 3 प्लस A5 xi raised to power 5 प्लस A7 xi raised to power 7 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारी इवन वैल्यूज आ जाएंगी और ओड वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों का समेशन करेंगे, हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। किसका? हमारे लिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का बहुत लेंथी टॉपिक था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट इसका सॉल्व हुआ। थैंक यू।